हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है और आज हम मुख्य रूप से क्या देखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर सदिशों के प्रकार। क्या देखेंगे? सदिशों के प्रकार। कम से कम यहाँ पर यदि मैं 10 प्रकार बताऊं तो आपसे कम से कम 4 प्रकार तो बनना ही चाहिए, जो काम की चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं रहता बच्चों वही क्वेश्चन पढ़ो जो केवल एग्जाम में आए। 2-2 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। समान सदिश किसे कहते हैं, विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, फिर लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो सदिशों के प्रकार आप लोग समझोगे, आज का मेन टास्क है। लेकिन इसके पहले हमको ये थोड़ा सा समझना है कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। सदिश का निरूपण कैसे करते हैं बच्चों? तो जब भी हम सदिश को व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए बेग एक सदिश राशि है, बेग एक सदिश राशि है, तो इसको सदिश के लिए हम एक इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगाते हैं। सही है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसके 2 बिंदु होता है। एक हमारा बच्चों यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु कहलाता है और एक हमारा यहाँ पर पुच्छ। शीर्ष और पुच्छ मतलब 2 बिंदु होते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से मैं एरो थोड़ा सा, है ना, तीर का निशान जिसे बोलते हैं, धनुष का तीर आप लोगों ने सबने बचपन से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो ये वाला भाग जो होता है शीर्ष होता है, ठीक है। और एक प्रकार से ये पुच्छ बोलते हैं, पुच्छ, है ना, यानी पीछे वाला भाग पुच्छ होता है। इसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। जैसे मान लीजिए इसको हम O से रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पे बिंदु P से रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये जो हमारा है एक प्रकार से प्रारंभिक बिंदु है बच्चों। क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो सके। और ये जो शीर्ष होता है वो अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब ये एक निश्चित बिंदु से डायरेक्शन को बताता है कि दिशा इधर है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। और ये तीर का निशान आगे की ओर जाने का बताता है, मतलब आगे की ओर कहाँ तक जा रहे हो, इसलिए इसे हम अंतिम बिंदु से दर्शाते हैं। तो एक सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ये तो चीज़ें क्लियर है कि यदि सदिश की बात करें तो सदिश में 2 चीज़ होता है। एक तो परिमाण होता है, यानी उसका वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ मान, और उसमें एक दिशा होती है। और किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम एक तीर युक्त रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु ये होता है जिसे हम पुच्छ कहते हैं और अंतिम बिंदु होता है जिसे हम शीर्ष कहते हैं। मतलब इस तीर में 2 चीज़ें होती है, मतलब 2 भाग होते हैं। एक आपका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और एक आपका अंतिम बिंदु। इसको हम यदि OP को एक वेक्टर फॉर्म में दर्शाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया। ये हम क्या देख रहे थे? सदिश का निरूपण, यानी किसी सदिश को निरूपित करने के लिए तीर के चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। और बच्चों हमेशा इसे एक तीर में अग्रसित करते हुए व्यक्त कराते हैं। चाहे कोई भी आप यहाँ पर ले लो, चाहे आप ले लो ABCD, कुछ भी ले सकते हो, XYZ कुछ भी ले सकते हो, आपका मानक रूप है। हमेशा वैसे अंग्रेजी वर्णमाला के मोटे अक्षर और बड़े अक्षर में व्यक्त किया जाता था, लेकिन अब हमेशा क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर के ऊपर तीर या चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे कभी मान लीजिए V को हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमारे हिसाब से तो ये मोटा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझेगा यार हमारे लिए तो पतला है, इसलिए पहले इसको मोटे अक्षर में यदि लिख देते थे तो ये बताता था कि ये सदिश है। लेकिन अब ऐसा नहीं, चाहे मोटा चाहे पतला लिखो, ऊपर आप एरो का चिन्ह लगा दो तो इससे ये पता हो जाएगा बच्चों कि कहीं ना कहीं ये आपका सदिश फॉर्म है। ठीक है, सदिश का संकेतन करते हैं ना, सदिश का निरूपण आपने समझा। ये देखो जरा, हम पूरा कंप्लीट विधिवत लिख कर आते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके कि एक सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है और किसी सदिश को एक तीर के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 2 भाग होता है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, जिसे पुच्छ या शीर्ष के नाम से जानते हैं। इसका जब संकेतन करते हैं, संकेतक मतलब किस प्रकार से इसको चिन्हांकित करते हैं बच्चों, तो चिन्हांकित करने के लिए मोटे या गहरे अक्षर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अब इसमें हमेशा तीर का चिन्ह लगाकर जो भी हमारे पास अल्फाबेट होगा, जो भी हमारे पास भौतिक राशि को व्यक्त करने का माध्यम होगा, उसमें हम वेक्टर लगा देंगे, अर्थात एक तीर का चिन्ह लगा देंगे, तो वो सदिश का रूप बताएगा कि ये सदिश रूप है। पहले हम मोटे अक्षर का प्रयोग करते थे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कहा ना कि मैंने अपने हिसाब से मोटा अक्षर बना दिया। अब सामने वाला क्या समझेगा कि भाई ये मोटा अक्षर है तो ये आपका सदिश है, लेकिन कहीं कोई पतला अक्षर समझ ले तो फिर बोलेगा तो सदिश नहीं है। तो ऐसे में डाउट होता था, इसलिए बोला गया अब कोई भी अक्षर हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, यदि ऊपर आपने तीर का चिन्ह लगा दिया तो समझो वो सदिश है। इसके बाद बच्चों सदिश का मापांक यहाँ पर थोड़ा आप समझो
कि भाई परिमाण को व्यक्त करने के लिए मापांक का प्रयोग करते हैं। ये देखो, किसी भी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सदिश है, उसका मान यदि व्यक्त करना है तो उसमें जो धनात्मक संख्या होगी वो उसका मापांक कहलाएगा, जिसे मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए इस प्रकार से या तिरछे अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब 3 प्रकार से इसका पहचान है कि हम किसी ए का मापांक लिखेंगे तो मॉड ऑफ ही, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ई, या तो फिर इसको तिरछे अक्षर से लिखो, तिरछे अक्षर ऐसे, तिरछे अक्षर से, ठीक है। तो ये भी आपका मापांक बताता, परिमाण बताता, ये भी परिमाण बताएगा, ये भी परिमाण बताएगा। मतलब किसी सदिश को परिमाण को यदि हमको जानना है तो फिर ये चीजें होती है, ठीक है। आप सब कुछ नोट करते चलो, या कि इसका नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर 968529 पर। बच्चों 100 रुपीज चार्ज लिए जाते हैं, बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं समान सदिश। समान सदिश वो है, क्लियर है, जिसमें एक शीर्ष और एक पुच्छ होगा, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगा तो आपका सदिश होगा। मतलब जिसमें दिशा होगा, परिमाण दोनों होगा, एक निश्चित डायरेक्शन पे चल रहा होगा। तो जब दो सदिश समांतर चलते हैं, ये देखो पी क्यू और आर एस समांतर चल रहे हैं बच्चों, तो ये आपके समान सदिश हैं। लेकिन इनको देखो पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, क्या ये समांतर है? नहीं। जब समांतर नहीं तो ये असमान सदिश हो गए। तो यहां पे आप दो परिभाषा समझ गए ना, एक तो समान सदिश और एक असमान सदिश। समान सदिश किसे बोलेंगे? जब दो सदिश कुछ इस प्रकार से हो कि उनकी दिशाएं और परिमाण, यानी कहने का मतलब मापांक और दिशा क्या हो, समान हो, एक दूसरे के समांतर है। यदि एक दूसरे के समांतर है तो आपका ये जो सदिश होगा समान सदिश होगा। लेकिन यहाँ पर ए डैश, वेक्टर ऑफ ए डैश, वेक्टर ऑफ बी डैश, दोनों सदिश ही हैं लेकिन इनकी दिशा समान नहीं है, तो फिर ये असमान सदिश कहलाएंगे। परस्पर समांतर होनी चाहिए, जो आपका वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर ऑफ बी है, परस्पर समांतर हो तभी वो समान सदिश कहलाएगा। यदि ये समान दिशाएं समान है लेकिन समांतर नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हालांकि यदि दिशाएं समान है तो समांतर होना ही होना है, और यदि समांतर है तो दिशाएं समान होगी। अब ये भी तो है ना भाई, दिशा यदि इसके विपरीत कर दो, भले ही समांतर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये चीजें भी समझना है कि भाई साहब विपरीत सदिश कहला गया कि भाई देखो समान सदिश का मतलब एक ही दिशा पे और समांतर भी है, और कहीं यदि हम कह दिए कि भाई वेक्टर ऑफ ए इधर है और वेक्टर ऑफ बी नीचे की ओर है तो फिर ये विपरीत सदिश कहला जाएंगे, जिसे हम ऋण सदिश के नाम से जानते हैं कि भाई ए और बी का दिशा भी एक और है और एक दूसरे के समांतर भी है। तो आपका मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों समान होगा क्योंकि एक ही दिशा पे है। लेकिन वहीं पे यदि हम कह दें कि वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी ये दोनों समान है तो बिल्कुल एक ही दिशा में है, लेकिन एक समांतर तो है, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, तो आप कहो कि वेक्टर ऑफ ए बराबर माइनस वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि ये भाई विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक हो, इसीलिए तो बोलते हैं विपरीत सदिश भी कहलाता है। नोट करना हो बच्चों तो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो आप लोग। तो देखो जरा, ऋण सदिश से विपरीत सदिश क्या कहलाएगा? उन सदिशों को ऋण सदिश से विपरीत सदिश कहेंगे जिनके मापांक समान है किंतु दिशा विपरीत है। देखो जरा, पी क्यू इस डायरेक्शन पे जा रहा है लेकिन आर एस उसके विपरीत में है, तो यानी वेक्टर ऑफ ए है तो माइनस वेक्टर ऑफ ए इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऋण सदिश या विपरीत सदिश समान सदिश के विपरीत होता है, उल्टा होता है। अगला नंबर आपका है स्थित सदिश। स्थित सदिश क्या कहलाता है? किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी हम बिंदु या कण की स्थिति को दर्शाना चाहते हैं तो आपका स्थित सदिश कहलाएगा। किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, निश्चित बिंदु किसे बोलेंगे? मूल बिंदु। जैसा कि आप यहाँ पर 3 अक्ष देख रहे हैं एक्स वाई जेड, इसका जो सेंटर है वो आपका मूल बिंदु है। इस बिंदु के सापेक्ष किसी भी एक निश्चित बिंदु का हम यहाँ पर मान निकालना चाहते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए जिस सदिश का प्रयोग करते हैं उसे स्थित सदिश कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो जरा, यानी बिंदु P यहाँ पर है, O के सापेक्ष इसके स्थित सदिश OP हो जाएगा और वेक्टर R। किसी क्षण पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाले सदिश को उस कण की स्थित सदिश कहते हैं। भाई देखो, कोई वस्तु त्रिविमी में गति कर रहा है ना, और उस त्रिविमी में गति तो कर रहा है लेकिन उसकी हम एक निश्चित बिंदु लेकर के उसका एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, जेड अक्ष से दूरी निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति को पता करने के लिए एक सदिश का मान लेना पड़ेगा। तो वही है भाई साहब कि यदि मान लीजिए कोई कण है ना, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए मूल बिंदु से उसको मिलाएंगे तो आपका वो स्थित सदिश कहलाएगा। विस्थापन सदिश क्या है? जैसे आपने कहा स्थित सदिश है लेकिन वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला गया,
कि भाई हमारा जो अंतरिक्ष, मान लीजिए त्रिविमीय है, यहाँ पर बोले भैया त्रिविमीय है कुछ इस प्रकार से x y z। अभी बिंदु यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन चल करके यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर ये आपका p डैश जो है वो विस्थापन सदिश होगा। ठीक है, मतलब एक निश्चित, ये हमारा तो स्थित सदिश हो गया, ये इसके लिए ये हमारा स्थित सदिश हो गया, मतलब यहाँ पर जो स्थित सदिश है वो वेक्टर ऑफ OP हो जाएगा, इसकी स्थित सदिश हो जाएगी वेक्टर ऑफ OP डैश हो जाएगा। लेकिन विस्थापन सदिश इस बिंदु से इस बिंदु तक गया है, तो ये जो मिलाने वाली रेखा वो विस्थापन सदिश के नाम से जानी जाएगी। देखो, दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु, यानी प्रारंभिक, देखो जरा यहाँ से प्रारंभिक गति को प्रदर्शित करने वाली बिंदु और अंतिम स्थिति को प्रदर्शित, मतलब वस्तु यहां से यहां तक गति करा तो अंतिम बिंदु को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने वाली जो सदिश होगी P से P डैश, P से P डैश, तो ये आपका कहलाएगा बच्चों क्या, विस्थापन सदिश। क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश। देख लो जरा, कहने का मतलब PP डैश जो होगा वो विस्थापन सदिश होगा। जब PP डैश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, OP डैश, मतलब लास्ट वाले में से प्रारंभिक को हम घटाएंगे, OP डैश में OP को घटाएंगे, OP डैश में किसको घटाएंगे बच्चों, OP में घटाएंगे। तो यहां तक क्लियर है। PP डैश कैसे निकालेंगे, OP डैश अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, तो आपका विस्थापन सदिश निकल कर आता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, अब यही मेन चीजें हैं, 3-4 मैंने कहा था ना, यही चीजें मेन है बच्चों। इसके बाद एकांक सदिश मेन है। ध्रुवीय सदिश, आप देखो ध्रुवीय सदिश किसे कहेंगे, ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु एक नियत है। नियत मतलब एक निश्चित बिंदु, जैसे कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया तो उसका कोई ना कोई वेग होगा, तो उसमें एक ध्रुवीय सदिश होगा क्योंकि एक निश्चित बिंदु से चल रहा है। यहां पर एक बिंदु की दिशा से इधर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो एक आपका एक निश्चित बिंदु से ये फोर्स लग रहा है, तो ये आपका ध्रुवीय सदिश हो गया। ठीक है, विस्थापन एक निश्चित बिंदु से अंतिम बिंदु तक जा रहा है, तो फिर ये आपका विस्थापन जो सदिश होगा वो ध्रुवीय सदिश होगा। बोला है ना कि भाई ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु अथवा क्रिया बिंदु, मतलब जहां से चलना शुरू होता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। मैं मान के चलता हूँ मूल बिंदु से ही चल रहा है, तो उसका बिंदु नियत है, तो वो ध्रुवीय बिंदु कहलाता है। और अच्छी सदिश क्या कहलाता है, अच्छी सदिश में दो है कि जब दक्षिण हस्त पेंच नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, और एक आपका वाम हस्त सीमा के, देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं कि अच्छी सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका दिशा दक्षिणावर्ती हस्त पेंच नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अच्छी सदिश है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो घूर्णन की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से ये घूर्णन की दिशा होगी। और यदि मान लीजिए ये वेक्टर इधर है तो घूर्णन की दिशा इस प्रकार से होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब जो आपका सदिश होगा वो अच्छी सदिश कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, समतलीय सदिश किसे कहेंगे, जब कोई सदिश समतल में स्थित है, एक ही तल में कई सारे, एक ही तल में कई सारे सदिश हैं, तो उन सदिशों को समतलीय सदिश कहेंगे। समरैखिक सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे यहाँ पर देखो A और B, ये समरैखिक सदिश है, एक ही रेखा पर कार्य कर, समांतर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपका A और B, वेक्टर A वेक्टर B एक ही दिशा पे कार्य कर रहे हैं, तो आपके समरैखिक है। यहाँ पर भी बच्चों आपका समरैखिक है, भले दिशा विपरीत है लेकिन रेखा तो एक ही है ना, मानेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब एक चीज आप नोट कर लेना, समरैखिक सदिश वे सदिश कहलाएंगे जिनके बीच कोण या तो 0 डिग्री हो, ठीक है, या तो 180 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, वेक्टर ऑफ A था, वेक्टर ऑफ B था, तो इनके बीच कोण कितना बना, 180 डिग्री। यदि एक रेखा इधर जा रही है, दूसरी रेखा भी इधर जा रही है, तो इनके बीच 0 डिग्री बना, तो या तो 180 डिग्री बने या तो 0 डिग्री बने, तब वो आपके बच्चों को कहलाएंगे क्या, समरैखिक सदिश कहलाएगा। क्या, समरैखिक सदिश कहलाएगा। सहप्रारंभिक सदिश, सहप्रारंभिक सदिश मतलब एक ही बिंदु से कई सारे सदिश जा रहे हैं। जैसे हमारा एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से कई सारे सदिश जा रहे हैं, तो आपका सहप्रारंभिक सदिश कहलाता है। इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत तो नहीं है, इसमें ज्यादा देने की समय जरूरत भैया है क्या, मतलब एक ही बिंदु से कई सदिश जा रहे हैं, तो आपका वो सम सदिश कहलाए, सहप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। इसी प्रकार से मुक्त सदिश, मुक्त सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी स्थित अथवा क्रिया रेखा नियत नहीं होती, मतलब इधर उधर अनियमित रूप से घूमती रहती है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे एकांक सदिश, जो काफी महत्वपूर्ण होता है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, एकांक सदिश का मान निकालना सिखाएंगे, ठीक है, जिसका इकाई का मान 1 हो, जिसे
ये आपका ए कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब परिमाण और ये आपका सदिश है। परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे वेक्टर ऑफ ए है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, तो परिमाण निकालेंगे जब ना इसका, तो अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर त्रिविमीय के लिए है। यदि मान लीजिए वेक्टर ऑफ ए एक्स आई प्लस वाई जे बस होता द्विविमीय, तो मॉड ऑफ ए परिमाण कैसे निकालते, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप नोट कर लेना, ये दो चीज नोट कर लेना, आगे मिलेगा लेकिन अभी भी आप इसको तैयार कर लेंगे तो बेहतर होगा। मैं कोशिश यही करता हूं बच्चों कि आपको प्रॉपर रूप से समझा सकूं हर एक पॉइंट को, जो काम की चीजें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं आपको बेहतर रूप से कोशिश करता हूं। इसलिए बोलता हूं बच्चों हमेशा आप बेहतर तैयारी करो। प्लेलिस्ट में जाओ, 11th क्लास का स्पेशल चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, वहां से ऐप में ज्वाइन हो जाएं। नोट्स लेना है वहां मिल जाएगा, या कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको पर्सनल नंबर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके और प्रॉपर रूप से मुझसे बात करके आप नोट्स ले सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।